हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था अबाउट एक्सेस डिमांड। इस वीडियो में हम लोग ग्राफ देखेंगे और डेफिनेशन और मीनिंग देखेंगे डेफिशिएंट डिमांड की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि जब डिमांड बहुत ज्यादा हो और हम उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसको नहीं। डेफिशिएंट डिमांड मतलब हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड ही नहीं आ रही है, कम डिमांड आ रही है, जिसका कारण जो हमारा स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है। डिमांड बहुत कम है, जितनी जनरल डिमांड होनी चाहिए या आती थी अभी तक उससे कम डिमांड आती है अगर इकोनॉमी में, तो उसको डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखें तो रिफर्स टू एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड, जितनी डिमांड आती थी, इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। हम जितना सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उससे बहुत ही कम डिमांड है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। और क्या होता है, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट इन दी इकोनॉमी। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो फुल है, ये एज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ऑपरेट कर रही है। अब अगर देखें इसका कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बहुत ही इजी है। आप क्या करेंगे, एक एल बनाना है, हमें पता रहता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, ये जीरो। हमें ये पता है कि जो हमारी वाई यहाँ ये सप्लाई बोलते हैं, ये ऐसे भी बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारा डिमांड है। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल रहते हैं, एग्रीगेट ही सप्लाई है और ये एडी है, अगर ये इक्वल रहते हैं तो इसको हम लोग कौन सा सिचुएशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब हमारे पिछले केस में एक्सेस डिमांड थी, तब डिमांड बढ़ गई थी तो डिमांड को इधर ले गए थे क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई। अब हमें डेफिशिएंट डिमांड अगर शो करना है, मतलब डिमांड कम हुई है तो वो इधर आएगी। अब डिमांड कम हो गई, यहाँ पे आ गई, तो ये जो गैप था उसमें ये वाला जो गैप था कि जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन इसमें अपोजिट होगा, ये वाला जो गैप आएगा, यहाँ पे जो डिमांड इतनी थी अब AD1 आ गई, मतलब डिमांड कम हो गई ना, नीचे हो गई, तो ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी मतलब चीजें मार्केट में सस्ती हो रही है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ये जो गैप है ना, ये डिफ्लेशनरी है, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये हम लोग, ये एडी था, एडी इज इक्वल्स टू एएस, और हम लोग इक्विलिब्रियम में ऑपरेट कर रहे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। लेकिन अब डिमांड कम हो गई तो ये वाला जो गैप, ये डिफ्लेशनरी गैप हो गया और अब ये AD1 हो गया। मतलब अब ये कौन सा शो कर रहा है, ये डेफिशिएंट डिमांड शो कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई को हम लोग AS डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इजी है, अगर आप सिर्फ AS याद कर ले और AD याद करें तो अगर कम डिमांड है तो AD को नीचे ले आओ, डिमांड ज्यादा है तो AD को ऊपर लेके आओ, बिल्कुल सही बनेगा आपका ग्राफ। अब देखते हैं कि रीजंस क्या क्या होते हैं डेफिशिएंट डिमांड होने के एक इकोनॉमी में, क्या क्या रीजन होते हैं। अब जो हमने एक्सेस डिमांड होने के जो रीजन होते हैं उनका अपोजिट कर दो। जस्ट ज्यादा कुछ आपको नया इस चैप्टर में लर्न नहीं करना, जो पढ़े हैं उसको उधर। अब डिमांड जब बढ़ रही थी तो क्या क्या रीजन थे, अब डिमांड कम करी तो उसके उल्टे रीजन होंगे, तो वही जस्ट अपोजिट उसके रीजन का। अब इसमें डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब डिमांड कम हो रही है मतलब लोग कंज्यूम नहीं करना चाहते, इसलिए डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब लोग सेव ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी सेव करने की बढ़ गई है, इसलिए पहला रीजन होगा डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा रीजन हो सकता है इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ गई है तो लोग जो पहले अपने ऊपर खर्चा कर रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे, उनके जो पैसे बच रहे थे अब वो टैक्स पटा रहे, तो कहाँ से डिमांड करेंगे। फिर आता है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब जो गवर्नमेंट पीपल पे या गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी जिसके कारण डिमांड बढ़ रही थी, अब डिमांड गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया जिसके कारण डिमांड नहीं आ रही। फिर आता है राइज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स बढ़ गए, अब हम जो इंटरनेशनल मार्केट से जो ज्यादा सामान मंगा रहे थे हम लोग वो मंगा रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक मार्केट होगा उसमें डिमांड ही नहीं आएगी, इसलिए डेफिशिएंट डिमांड। फिर आता है फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो लोगों के पास मनी फ्लो कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, सब लोग सिर्फ सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने से मनी आता है जिससे डिमांड बढ़ती है, इसलिए उसका अपोजिट कर दो फॉल इन इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। ये थे रीजन। अब डेफिशिएंट डिमांड होने के इकोनॉमी में या क्या इन तीनों चीजों पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। आउटपुट पे अगर बात करें इम्पैक्ट्स ऑन आउटपुट, तो आउटपुट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जो हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक है, हम तो मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं लेकिन डिमांड ही नहीं आ रही तो वो स्टॉक क्रिएट होते जाएगा।
अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी होगी, हमने अपना प्रोडक्शन लेवल कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो स्टॉक लेके क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन लेवल विल बी डिक्रीज, आउटपुट का हमारा स्टॉक बन जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब अब लोग जो पहले काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन लेवल आपने कम किया, मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट को आपने हटानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अब ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही है ना आपको सामान की, तो इसीलिए इस केस में कुछ समय के लिए इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो सकती है। बात करते हैं इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। अब जो चीजें की डिमांड ही नहीं, फॉर एग्जांपल हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, वो चीजें बहुत सारी, तो वो सीधे चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है, इसलिए फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, ये होगा प्राइस पे इम्पैक्ट। तो ये हमने देखा अबाउट डेफिशिएंट डिमांड। इस लेसन का जो 2 मेन टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट के थोड़े टॉपिक बचे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।